हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI विद वीरू में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर का जो हमारा लास्ट पॉइंट बचे हुए हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि जब नई वीडियो आएगी तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप सभी को क्लासेज नहीं आ रही थी रेगुलर, तो आप सभी को कुछ दिक्कत आ रही होगी, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारी जो तबीयत थी वो थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसके लिए आज भी शायद आवाज़ में आपको प्रॉब्लम लग रही होगी। बट आज से आपकी क्लासेज रेगुलर रहेंगी, तो बने रहेंगे ITI विद वीरू यूट्यूब चैनल के साथ में। तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर। ठीक है, तो हम दो या तीन टॉपिक बचे हैं हमारे चैप्टर ट्रांसफॉर्मर के। उसके बाद में हम कल से क्या करेंगे, कल से हम उसका जो रिवीजन है वो MCQ रूप में, मतलब कुल ओनली ऑन जो हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो एक तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, जो ट्रांसफॉर्मर का जो विद्युत वाहक बल समीकरण है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी ट्रांसफॉर्मर के विद्युत वाहक बल समीकरण के बारे में। ठीक है, विद्युत वाहक बल समीकरण जो है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो हानियां होती है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसफॉर्मर में कौन कौन सी हानियां होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मर का जो विद्युत वाहक बल समीकरण है उसके बारे में। तो देखो, ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण क्या होता है। वो होता है कि इसका एक समीकरण है ई। अब ये किसका चिन्ह है, साइन है, समानुपाती का साइन है। ई समानुपाती फाई मैक्सिमम, ठीक है, MAX यानी मैक्सिमम गुणा फ्रीक्वेंसी और एन। ठीक है, अब मैं इन सब चीज़ों को बता देता हूँ आपको कि क्या इसका क्या अर्थ होता है। ई यहाँ पे है EMF यानी विद्युत वाहक बल, EMF है। ठीक है, और ये फाई मैक्सिमम क्या है, यानी कि अधिकतम फ्लक्स। ठीक है, फाई मैक्सिमम यानी कि फाई का तो आपको पता ही है क्या होता है, और मैक्सिमम यानी मैक्स का अर्थ होगा मैक्सिमम, तो इसका अर्थ होगा मैक्सिमम फ्लक्स। और एफ है, इसका अर्थ होगा फ्रीक्वेंसी। और ये जो एन है ये क्या होगा, वाइंडिंग के अंदर जो हम टर्न्स लगाते हैं वो, उसका अर्थ ये होगा कि वाइंडिंग में जो टर्न लगाते हैं वो। ठीक है, तो ये समीकरण क्या हो गया कि ई समानुपाती फाई मैक्सिमम, ठीक है, फाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इंटू एन। एन का मैंने बता दिया, यहाँ पे वाइंडिंग के अंदर जो लपेटे होते हैं उनकी संख्या, और फ्रीक्वेंसी हो गया ये कुल चुंबकीय फ्लक्स, और ये आपका विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, अब मैं आपको बात करूं कि इसके आगे अगर इसको सॉल्यूशन हम करते हैं तो ये बनता है हमारा समीकरण ERMS बराबर क्या बनता है, ई एवरेज इंटू फॉर्म फैक्टर, ई एवरेज इंटू फॉर्म फैक्टर। अब टेंशन मत लेना, आपको बता देंगे हम ठीक क्या फॉर्म फैक्टर क्या होता है। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज़ बता दें कि ई जो ई एवरेज है इसका अर्थ क्या है। ई एवरेज का अर्थ है कि कुल विद्युत वाहक बल, और ये फॉर्म फैक्टर है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो, ऐसा आपको किसी भी टीचर के द्वारा नहीं बताया जाएगा, और ये मेरा दावा है आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। SC के लिए एक क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, चाहे आपको ITI में पूछा जाए नहीं पूछा जाए, कि SC के लिए फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है। तो SC के लिए होता है 1.11, ठीक है, 1.11। और DC के लिए अगर आपसे पूछ ले फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, तो DC के लिए होता है ओनली 1। तो ये दो चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर इस समीकरण का फुल हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो लास्ट में हमें क्या प्राप्त होता है, लास्ट में हमें ये प्राप्त होता है कि ये विद्युत वाहक बल जैसे ES बट्टे EP बराबर NS बट्टे NP। ये आपको मतलब कि बस आपको याद रखने पड़ेंगे ये, क्योंकि ये मतलब कि ये इसकी जो न्यूमेरिकल है उनमें काम आते हैं ये सब। तो इसका अर्थ देखो, ये समीकरण क्या है कि ES यानी क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग का विद्युत वाहक बल, और EP का अर्थ हो गया प्राइमरी वाइंडिंग का विद्युत वाहक बल। और इधर कुछ यहाँ देखें तो यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग का जो लपेटे हैं वाइंडिंग में उनकी संख्या, और NP का अर्थ होगा प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या। तो इनका अगर हम कैलकुलेट करें तो इनका एक समीकरण हमें भी और प्राप्त होता है। वो क्या होता है, इसके आगे बराबर में क्या होता है,
बराबर के। अब ये जो के है, ये के है, इससे क्वेश्चन बनता है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है। ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात बराबर क्या होता है? के होता है। बस आपको इतनी चीज ध्यान में रखनी है कि समीकरण क्या होता है। विद्युत वाहक बल का क्या बताया मैंने? ई समानुपाती फाई मैक्सिमम इंटू एफ इंटू एन। बस अगर और आपको डिटेल में बताना हो तो ई एस बट्टे ई पी बराबर एन एस बट्टे एन पी। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि जिसको क्या बोलते हैं के, और के क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि निम्न में से ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का समीकरण है, तो क्या होता है? के बराबर एन एस बट्टे एन पी। एन एस बटे एन पी, यानी कि आपको अब अगर आपको इसकी परिभाषा बतानी हो तो क्या बताओगे कि सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या और प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या का जो अनुपात है वो कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसको किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? के द्वारा। तो आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, तो क्या होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या और प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या का जो अनुपात है उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देख लेना बस। और इतने ज़्यादा हार्ड मैं बता भी नहीं रहा आपको, आईटीआई वाले बच्चों के लिए ज़्यादा हार्ड होती है क्योंकि वो 10th पास करके आते हैं, तो इसलिए उन पे एकदम प्रेशर सा लगता है क्योंकि पढ़े हुए नहीं होती है चीज़। बट 12th पास करके जो बच्चा आईटीआई करता है तो उसमें क्या फिजिक्स वगैरह में ये चीज़ें पढ़ी हुई होती है थोड़ी बहुत, तो उसको इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो हम आगे हमारा जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है दूसरे नंबर के जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मर की हानियाँ। ट्रांसफॉर्मर हानियाँ। ठीक है, ये हेडिंग आप हमारी ट्रांसफॉर्मर हानि। ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर जैसे हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें जब हम क्या देते हैं? सप्लाई देते हैं, तो मतलब कि विद्युत धारा की क्या होती है? हानि वगैरह होती है, प्रतिरोध के कारण हानि होती है। तो उन सभी चीज़ों के कारण जो हानि होती है, ठीक है, उनको किस में बांटा गया? हानियाँ बोलते हैं। और वो ये कई प्रकार की होती है, जैसे मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो जो ट्रांसफॉर्मर में जो हानि होती है उसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। देखो, ट्रांसफॉर्मर में कितनी प्रकार की हानि होती है? ट्रांसफॉर्मर में कोई पूछे तो बताना, दो प्रकार की हानियां होती हैं। एक तो होती है लोह हानि। कौन सी होती है? एक तो होती है लोह हानि, ठीक है। दूसरी आपकी क्या होती है? ताम्र हानि। एक तो होती है लोह हानि, दूसरी होती है आपकी ताम्र हानि। अब इसको भी दो भागों में बांटा गया है। देखो, जो लौह हानि होती है यह दो प्रकार की होती है। जो लौह हानि होती है आपकी, ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? लौह हानि दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एडी धारा हानि, दूसरी अगर हम बात कर रहे हैं तो दूसरी होती है आपकी हिस्टैरिसीस हानि। कौन सी होती है? हिस्टैरिसीस हानि। ठीक है, तो आपको यही ध्यान में रखना है कि हानियां हैं जो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है लौह हानि, एक होती है ताम्र हानि। ठीक है, इसके बाद में हम आगे जो है वो डिटेल से हमें बाद में चर्चा कर लेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए आप ट्रांसफॉर्मर में दो हानियां होती है, एक लोहा हानि, एक ताम्र हानि। ठीक है, और जो लोहा हानि है उसको फिर आगे दो भागों में बांटा गया है। एक होती है एडी धारा हानि, दूसरी होती है स्टेरेसिस हानि। अब हम बात करते हैं जो हमारी है लोहा हानि, उसकी बात करते हैं। ठीक है, जो लोहा हानि है उसकी बात करते हैं। तो लोहा हानि क्या होती है कि जैसे हमारा ये ट्रांसफॉर्मर होता है, ये इनकी वाइंडिंग होती है, ऐसे जो करोड़ होती है। ठीक है, तो लोहा हानि के जो अलग है, इसका मतलब नाम, इसको अलग से भी क्या बोलते हैं? इसको आयरन हानि, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं आयरन लॉस। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं आयरन लॉस। तो लोहा हानि को आयरन लॉस के नाम से जाना जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं। तो होती क्या है कि जब हम सप्लाई देते हैं, ठीक है, जब हम सप्लाई देंगे इसके अंदर ट्रांसफार्मर, तो ये जो करोड़ होती है ये क्या करती हैं? पावर का क्या करती है? कंजप्शन, यानी कि जो विद्युत धारा होती है उसको खपत करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लोह हानि बोलते हैं। ठीक है, और ये लोह हानि दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है? पहली होती है एडी धारा हानि। कौन सी होती है? एडी धारा हानि। इंग्लिश में बात करूँ तो इसकी होती है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस होता है। ठीक है,
अब जो एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, आप एडी लॉस को क्या बोलते हैं, भंवर धारा हानि भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भंवर धारा हानि के नाम से भी जाना जाता है। किसको, एडी लॉस को। अब मैं बता दूं ये होती क्या है। तो ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो वाइंडिंग होती है उनमें यदि हम प्राइमरी वाइंडिंग में क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में अगर हम सप्लाई देते हैं तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है उसके अंदर प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देने पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो उसके साथ ही हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण फेराडे ने कहा कि बेवजह है इसके अंदर क्या होती है, पावर की खपत होती है, यानी विद्युत की क्या होती है, खपत होती है, जिसके कारण उन्होंने कहा कि इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम भंवर धारा हानि या एडी धारा हानि बोलते हैं। इसको किससे व्यक्त करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं डब्ल्यू ई से व्यक्त करते हैं, इसे डब्ल्यू ई से इसको व्यक्त किया जाता है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके। एक बार बता दूं आपको कि भंवर धारा हानि किसे बोलते हैं या एडी धारा हानि किसे बोलते हैं। तो आपको बताना है कि सर कि जब ट्रांसफार्मर में जब प्राइमरी वाइंडिंग को विद्युत दी जाती है, सप्लाई दी जाती है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी मतलब कि अपने आप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण पावर की खपत होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भंवर धारा हानि बोलते हैं। ठीक, जिसे भंवर धारा हानि बोलते हैं या एडी धारा हानि भी बोलते हैं उसको। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हिस्टेरेसिस हानि। दूसरी इस जो हानि है वो कौन सी है, दूसरे नंबर की। पहली भंवर धारा हानि या एडी धारा हानि हो गई, दूसरी हिस्टेरेसिस हानि। तो जब हम पदार्थों को क्या करते हैं, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर, इसको हमने सप्लाई दी और सप्लाई फिर हमने हटा दी, तो इसको सप्लाई दी हटाई, तो इससे क्या हुआ कि जो पदार्थ है वो क्या होते हैं, चुंबकित होते हैं एक बार, तो फिर एक बार क्या होते हैं, विचुंबकित होते हैं। तो पदार्थों के चुंबकित और विचुंबकित होने में भी क्या होती है, विद्युत की हानि होती है। अरे भाई, होती है या नहीं होती है। तो हानि, हिस्टेरेसिस हानि को एक नाम और इसको बोलते हैं शैथिल्य हानि, जो कि आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे ITI विद वीरू चैनल पे ऐसे ही चीज़ें पढ़ाने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे साथ में पढ़िएगा, तैयारी कीजिएगा आराम से। टेक्निकल हेल्पर हो, चाहे DRDO, चाहे कोई भी हो, दिल्ली मेट्रो हो, चाहे जलदाय विभाग हो, चाहे जिसके अंदर जो टेक्निकल हेल्पर वगैरह कोई भी वैकेंसी हो, उसके अंदर जैसे थ्योरी पूछी जाती है तो वो मैं आसान तरीके से बताऊंगा। और डे बाय डे मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, और धीरे धीरे आपके लिए अपग्रेड करते रहेंगे और एक दिन आपके सामने आकर जरूर बोर्ड पे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बने रहेगा, ये सब आपकी वजह से हो सकता है संभव। अगर आप साथ दोगे तो सब कुछ संभव है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी हो गई इसकी, इसे शैथिल्य हानि बोल दिया हमने इसको। ठीक है, शैथिल्य हानि क्या होती है, यानी कि पदार्थों को जब हम बार बार चुंबकित करते हैं या विचुंबकित करते हैं ट्रांसफार्मर को, तो विद्युत यानी पावर की क्या होती है, हानि होती है, पावर की हानि होती है, जिससे क्या बताया गया, जिसे बताया गया शैथिल्य हानि, या इसको बताया गया कौन सी हानि, हिस्टेरेसिस हानि। ठीक है, अब एक हमने पढ़ ली लोह हानि, तो दूसरी हमारी कौन सी हानि है, दूसरी हानि है हमारी ताम्र हानि। दूसरी हानि हमारी कौन सी है, ताम्र हानि। इस ताम्र हानि को इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर लॉस। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कॉपर लॉस, बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर कॉपर लॉस। ठीक है, तो कॉपर लॉस होती क्या है, कॉपर लॉस देखो मैं बताता हूँ आपको, बने रहिए मेरे साथ में। कॉपर लॉस क्या होती है, ठीक है, जैसे कि हमारा ये ट्रांसफॉर्मर है, जैसे ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है। अब इसके अंदर जैसे ये हमारा एक कोयल है, इसके अंदर जैसे ये मान लो वाइंडिंग की हुई है, ये वाइंडिंग हो गई प्राइमरी और ये वाइंडिंग हो गई सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, देखते जाना आपको मैं किस तरीके से बताता हूँ। ठीक है, अब इस वाइंडिंग में क्या होगा, जैसे हमने सप्लाई दी तो यहाँ पे विद्युत धारा आई। ठीक है, इसमें विद्युत धारा आई, फिर इससे इसमें गई। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ कि ये जो हमारे वायर हैं वाइंडिंग के, ये जो वायर हैं इन इन ये क्या करते हैं, विद्युत की खपत करते हैं, ये विद्युत की खपत करते हैं। तो फेराडे ने इसको क्या बताया, इसको बताया ताम्र हानि। ठीक है, तो यानी कि वाइंडिंग के कारण विद्युत सप्लाई की क्या होती है, हानि होती है, जिसे फेराडे ने बताया, फेराडे ने क्या बताया, जिसे फेराडे ने बताया ताम्र हानि। ठीक है, ताम्र हानि। तो ताम्र हानि किसके कारण होती है, वो एक तो होती है लोह हानि और एक होती है ताम्र हानि। दूसरी कौन सी होती है, ताम्र हानि। अब जैसे लोह हानि को मैंने बताया था आपको, कौन सी को होती है, एक तो एडी धारा हानि होती है
और एक होती है हिस्टैरिसीस हानि होती है, ठीक है, हिस्टैरिसीस हानि, ठीक है। तो ये हिस्टैरिसीस हानि, लोहे हानि ये बताया था। ये देखो इसको इसको क्या नाम दिया गया था, इसको एक अन्य नाम भी और है, एडी धारा हानि है, इसको बोलते हैं हम भंवर धारा हानि। और जो आपकी हिस्टैरिसीस हानि है, सिल्ले हानि, ठीक है। तो दो प्रकार की हानियां होती है, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आप आज की वीडियो से समझ पाए होंगे। दोस्तों आज हमारा ट्रांसफार्मर का लास्ट पॉइंट था, और कल से हम ट्रांसफार्मर के जो क्वेश्चन है, कल एक ही वीडियो में, चाहे वो हमें आधा घंटा लगे, हम जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो, और जो लास्ट ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो लेकर मैं आपको हाजिर होऊंगा। तब के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।